हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1। 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस का। ये चैप्टर है पॉल साइंस का और उस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। देखिए, संविधान क्या है भाई, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहें कि संविधान क्या है, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। यानी कि भाई जनता के ऊपर शासन करना है ना, और राजनीतिक प्रक्रिया है ये, और राजनीतिक प्रक्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। राजनीतिक प्रक्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से उसकी जनता के ऊपर शासन किया जाएगा। ठीक है, संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंगों, संविधान जो होता है वो किसी भी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंग, पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो भाई सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, अब आपको पता चल जाएगा। सरकार के 3 प्रमुख अंग होंगे, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं और इन तीनों अंगों की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। संविधान के अंदर इन तीनों अंगों की शक्तियों के बारे में हमको बताया जाता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है और इनके क्या क्या कर्तव्य हैं ये भी बताता है। यानी कि संविधान में क्या क्या बताया गया, संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया कि किस तरीके से जनता के ऊपर शासन किया जाएगा। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और उसके बाद से जो संविधान है सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है और साथ में उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंग के बीच में आपसी संबंध तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमयन करता है। यानी कि ये जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में आपसी संबंध और जनता का इनके साथ संबंध ये भी हमको बताता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता रोकता है। देखिएगा, संविधान जो है किसी भी समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रकृति और आकांक्षाओं को और आस्था को पूरा करने का काम करता है और अराजकता को रोकता है। यानी कि समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता ना रहे। अराजकता का मतलब है कि कोई कम्युनिटी दंगे ना करे, इस तरीके की चीज़ें संविधान में दी जाती हैं कि भाई सबको बराबरी के अधिकार मिले और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कि मौलिक अधिकार ना मिले। संविधान की आवश्यकता, भाई आप पूछेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज के विभिन्न समुदायों से ये बनता है। समाज जो है वो अलग अलग समुदायों से बनता है। इन समुदायों के बीच में तालमेल बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तालमेल को बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। समझ गए बेटा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने से के लिए अलग अलग समुदायों से समाज बनता है और इन्हीं समुदायों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए हमको संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान जनता में विश्वास पैदा करती है, आपसी विश्वास पैदा करती है और मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराती है।
जनता के बीच में आपसी विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई आप हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या फिर हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि संविधान है। ठीक है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह तय करता है। और फाइनल फैसला कौन लेगा, ये कौन बताएगा? संविधान बताएगा। इसके बाद से संविधान सरकार के नियमों तथा उपनियमों तथा उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। संविधान सरकार के नियमों, उपनियमों और उसकी शक्तियों को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है, यानी कि संविधान की आवश्यकता के ये 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है भाई, समाज अलग अलग समुदायों से मिलकर के बनता है, तो उन समुदायों के बीच में आपस में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। दूसरा, आपसी विश्वास पैदा करने के लिए संविधान जरूरी है। अंतिम निर्णय कौन लेगा ये बताने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान सरकार का निर्माण करने के लिए, उसकी शक्तियों को बताने के लिए ज़रूरी है। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी का गठन हुआ और लेबर पार्टी जो थी वो सरकार सत्ता में आ गई और संविधान बनाने का मार्ग खुल गया भारत में। और इसके बाद से वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि कर दी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ठीक है भाई, ऐसा हुआ कि जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो उस समय 389 संख्या जो है वो निर्धारित की गई, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन और 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। भाई देखो 389 थे, 389 का बंटवारा कैसे हो गया? 292 जो होंगे, देखो 389 कुल सदस्य होंगे, है ना, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के गवर्नर होंगे, फिर उसके बाद से 4 प्रतिनिधि कमिश्नरों के 4 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि कमिश्नरों के 4 प्रांतों से लिए गए और उसके बाद से 93 प्रतिनिधि रियासतों से लिए गए, 93 प्रतिनिधि रियासतों से लिए गए। यानी कि इस तरीके से जो हमारा सिंपल सा वे चल रहा था वो चला। अब देखिएगा जब इस प्रकार की चीज़ें हुई तो इन सब का सम अप अगर आप करेंगे तो ये सम अप जो है वो बन जाएगा 389। ठीक है, अब भाई 389 संख्या थी इनकी। ब्रिटिश प्रांत के भारत में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से संविधान क्षेत्र निर्धारित किए गए। उस समय जनसंख्या के आधार पर संविधान क्षेत्र निर्धारित किए, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में, मुसलमानों में, सिख में और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से बांटा गया। अब देखोगे भाई जनसंख्या के आधार पर भी संविधान सभा की सीटों का तय हो रहा था। अब भाई 10 लाख लोग होंगे तो एक व्यक्ति होगा, एक संविधान सभा की सीट बनेगी, सीट बनेगी। और उसके बाद से मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों में सीटें बांटी गई।
उसके बाद से 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में वास्तविक सदस्य संख्या 299 ही रह गई और बाकी के जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। उसके बाद से संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को किया गया प्रातः 11 बजे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत के भावी प्रभुत्ता और संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। बाद में ये जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़कर के 12 हो गई हैं। उस समय क्या था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अनुसूचियां अब बढ़कर के 12 हो गई हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया और कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद से क्या हुआ, संविधान सभा लागू हो गया। आपने पढ़ा पूरा का पूरा प्रोसेस, उस प्रोसेस के आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर उसके बाद से संविधान सभा के स्रोत क्या रहे। संविधान के स्रोत क्या हैं भाई, भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान का लगभग 75% अंग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था। 75% अंग तो वहीं से लिया गया है। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट से 10 मानव मूल अधिकारों को शामिल किया गया। और अन्य देशों से कौन कौन सी संवैधानिक प्रणाली ली गई। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, सर्वाधिक मत का अधिकार और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, संसदीय सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, फिर विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। अमेरिकी संविधान से क्या लिया है हमने, मौलिक अधिकारों की सूची, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया है उनसे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर तीसरा आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा से क्या लिया है, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप का मतलब है कि एक केंद्र सरकार होगी, उसके बाद से राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार की शक्तियां कुछ होंगी, राज्य सरकार की शक्तियां कुछ होंगी, लेकिन केंद्र के हाथ में रहेगा कि राज्य में कब राष्ट्रपति शासन लगाना है या राज्य में किस तरीके की चीज़ें लागू करनी है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और जो एक्स्ट्रा जो पावर्स हैं वो किसके पास रहेंगी, ये हमने कनाडा से लिया है। तो आपको ये सब चीज़ें पता चल गई कि भाई संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ और संविधान जो है वो ज़रूरी क्यों था। ठीक,
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।